कोई भी चीज रह नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। लेकिन जहां जहां आकाश फैला हुआ है, वहां वहां छह द्रव्य है, यह जरूरी नहीं। छह द्रव्यों का समूह इस लोक आकाश के, जो ये पूरे आकाश फैला हुआ है लोक और अलोक में, उस अलोक के बीचों बीच कुछ भाग में ये छह द्रव्य विद्यमान है। और जहां पर ये छह द्रव्य विद्यमान है उसे लोक कहते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे में अलोक है, क्योंकि वहां छह द्रव्य नहीं है, केवल एक आकाश द्रव्य है। उसके बीच में, आंटी जी। जैसे कि इस एक बड़े कमरे के बीचों बीच एक बॉल लटका दी गई। आंटी जी। बॉल के चारों तरफ कमरा है, बीच में बॉल लटकी हुई है। आंटी जी सॉरी, मैं आपको उस इंटरप्ट कर। रूप में जो लटकी है वो तो हम लोक मान ले, और आंटी शेष जी। जितना ये फैलाव है उसे अलोक मान ले। अलोक का कोई अंत नहीं है, अलोक अनंत है। आंटी जी। अनंत सीम, उसकी कोई सीमा नहीं। आंटी जी। असीम, असीम है, फैला हुआ है। लेकिन लोक, जहां जीव जगत है, जहां उद्गल जगत है, वहां पर उसकी सीमा है, एक आकार बना हुआ है, जिसे हम लोक कहते हैं। तो आंटी सबसे जी। पहला हमारा ये हुआ कि लोक कहाँ है। लोक अलोक के मध्य, जैसे कि एक कमरे के बीच में अगर किसी ने बॉल लटका दी, तो वह बॉल है वो तो लोक है, और बाकी पूरे कमरे को हम अलोक मान ले। लेकिन कमरे की एक सीमा होती है, अलोक की सीमा नहीं होती। सीमा जो क्या है, जहाँ केवल केवल सत्य है, उसे अलोक कहते आंटी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही? जैसे नहीं आंटी जी, आवाज नहीं आ रही है। काफी लोग जुड़े हैं लेकिन काफी जन बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी आपको बोलने का, लेकिन शायद मेरी आवाज भी आपको आ नहीं रही है। अभी आ रही है आपको? तो आपकी वॉइस है ना ब्रेक हो रही है, तो काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार थोड़ा सा आप नेटवर्क चेक कर लीजिए ना प्लीज। आप एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए जगह चेंज करती हूँ, वहां आप देख लो अगर वहां से मेरा हाँ, आवाज क्योंकि क्लियर। काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ हाँ, मैं जगह बदल लेती हूँ भाई, जगह बदल लेती हूँ। रहा। बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ जल्दी बचाओ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है।
अभी जैसे आंटी जी ज्वाइन करते हैं, इन केस अगर उनको मेरी आवाज नहीं आए तो मैं किसी एक का अनम्यूट करूंगी, तो आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं फोन भी कर रही हूँ ना, तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो अगर बाई चांस मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर है तो ठीक है। एक बार वो भी चेक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नेटवर्क का। जयश्री जी। हाँ आंटी जी, आ रही है वॉइस, आ रही है। हाँ, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अभी हाँ, अभी आ रही है आंटी जी। अगर आंटी जी आपको असुविधा नहीं हो तो थोड़ा सा आप रिपीट कर सकते हैं क्या, जो आपने टॉपिक पढ़ाया था ना? वो काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि उसमें वो रिपीट करने के लिए। वो मैं रिपीट कर देती हूँ भाई, पर हाँ, मेरी बात क्लियर है ना? अभी सबको आ रही है क्या आवाज? थम्स अप करिए एक बार। आ रही है ना? हाँ, ठीक है। वो आंटी जी स्टार्ट करेंगे ना, करते करते हो जाएगा। नेटवर्क कभी कभी चेंज करने से होता है थोड़ा सा। ठीक है आंटी जी, आप शुरू करिए। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हमें लोक के बारे में जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि जिस स्थान पर हम रहते हैं उसको जानना सबसे पहली जरूरत होती है। हम कहाँ रह रहे हैं, उसका आकार क्या है, उसका प्रकार क्या है, भौगोलिक स्थिति हमारी क्या है। यह जानने के लिए सबसे जो शॉर्ट फॉर्म हो सकता था, वो इस बार भाग 5 की पुस्तक में यूनिट 7 में आप लोगों को दिया गया है, ताकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी जेनोलॉजी की जानकारी हो कि हमारा लोक कैसा है, लोक का स्वरूप क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, जहाँ मनुष्य रहते हैं वो उसकी स्थिति कैसी है, उसके भौगोलिक आकार प्रकार कैसे हैं। थोड़ी जानकारी बच्चों को हो, इसके लिए यह दिया गया। हमारी प्रशिक्षिकाओं को भी कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, और बल्कि थोड़ा गहरा ज्ञान हो तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से बता पाएंगी कि लोक क्या है, लोक का स्वरूप क्या है, लोक का आकार क्या है। और यह एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय भी हमारे लिए होगा, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनकी ज्यादा होती है। जिज्ञासाओं का समाधान हम तभी कर पाते हैं जब हम उन विषयों को थोड़ा गहरा पढ़ लें, थोड़ी गहरी हमारी जानकारी हो, तो वो हम उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकेंगे। तो मैं ये आपको बता रही थी कि लोक और अलोक, ये दो हमारे बहुत प्रचलित शब्द हैं। लोक और अलोक। लोक किसे कहते हैं?
आंटी जी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट। या फिर आप अगर चाहें तो एक बार रीजॉइन करके भी देख लीजिए ना, रीजॉइन करने से भी कभी कभी हो जाता है। बस मेरे टावर पकड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, तो फिर एक बार वीडियो ऑफ करके भी ट्राई कर सकते हैं से अगर नहीं चलेगा तो मैं वीडियो करूँ। हाँ हाँ। के बारे में आपने जाना था। धर्मास्तिकाय, शास्त्रिकाय, काल और पुद्गलास्तिक, इसके साथ साथ जीवास्तिकाय, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में एक आकाश द्रव्य विस्तृत विस्तृत द्रव्य है, और एक आकाश द्रव्य ऐसा द्रव्य है जिसके अंदर हम सब रहते हैं। आकाश अगर ना हो तो कोई कोई स्थान नहीं मिलेगा, यानी आकाश सबको स्थान देने वाला एक द्रव्य है। आकाश का फैलाव बहुत बड़ा है, लोक हो चाहे अलोक हो, आकाश सर्वत्र है। लेकिन आकाश के इस फैलाव में, इस पूरे फैलाव के बीचों बीच, जैसे कमरे के बीच में एक बॉल टांग दी गई हो, वैसे इस आकाश के बीच में कुछ स्थान ऐसा भी है जहां पर 6 द्रव्य विद्यमान, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये 6 द्रव्य भी इसके मध्य विद्यमान है। जहां ये 6 द्रव्य विद्यमान है उसे लोक कहते हैं, और जहां यह 6 द्रव्य नहीं है उसे अलोक कहते हैं। अलोक का कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। अलोक का विस्तार फैला हुआ है, सीमातीत है, सीमा से रहित है। लेकिन लोक की अपनी सीमा है, तो उसका विस्तार जितनी दूर में फैला हुआ है, जहां 6 द्रव्य है वही लोक है। तो लोक का एक पर्टिकुलर आकार बन जाता है, जहां ये 6 द्रव्य है उनका एक आकार बन गया, और वह एक सीमित एरिया में है, उसकी एक सीमा भी बन गई। लेकिन अलोक है वो सीमा रहित है, और वहां पर केवल और केवल एक आकाश द्रव्य ही पाया जाता है, अन्य कोई द्रव्य वहां नहीं पाया जाता। यह एक बात हुई। अब हमने यह तो जान लिया कि लोक कहाँ स्थित है। तो लोक अलोक के मध्य स्थित है। अलोक की कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित है, सीमा अतीत है। लेकिन लोक की सीमा है जो कि अलोक के मध्य स्थित है। अलोक के बीच में लोक है, और लोक की सीमाएं हैं, उसका आकार प्रकार भी है। अब लोक का आकार कैसा है? क्योंकि यह लोक है, यहाँ 6 द्रव्य विद्यमान है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा दृश्य जगत है, जो जो हम देख रहे हैं वो सारा का सारा लोक है। लेकिन हम जितना देख रहे हैं क्या वही लोक है? नहीं, उतना ही लोक नहीं है। लोक का विस्तार बहुत ज्यादा है। तो लोक कैसा है, लोक का आकार प्रकार कैसा है, यह जिज्ञासा होना सहज स्वाभाविक है। तो हम इस लोक के आकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 3 दीपक, जिनको हम दीपक कहते हैं, दीपक 3 ले लेते हैं। पहला दीपक हमने ऐसे उल्टा रखा, दूसरा दीपक इसके ऊपर ऐसे रखा सीधा, और तीसरा दीपक उसके ऊपर वापस हमने उल्टा रखा। ये 3 दीपक जिस आकार में होते हैं, नीचे घेराव ज्यादा फैला हुआ, ऊपर जाके संकड़ा, फिर वापस फैला हुआ और ऊपर से फिर संकड़ा, तो ये जो आकार बनता है इसे लोक कहते हैं। यानी कि इस आकार में ये 6 द्रव्य जो हैं वो फैले हुए हैं, और उनका नाम लोक है। लोक में ये 6 द्रव्य हैं। और संपूर्ण लोक कितना लंबा है? संपूर्ण लोक 14 रज्जू लंबा चौड़ा है। 14 रज्जू लंबा, नीचे से लेकर अगर ऊपर तक उसकी नाप की जाए तो 14 रज्जू लंबाई इसकी होती है।
कई बार बच्चों के यह प्रश्न आता है, रज्जु क्या होता है? क्योंकि आपके इस पुस्तक में रज्जु का कोई नाप लेखा जोखा नहीं दिया हुआ, हमें बच्चों को ये समझाना है कि रज्जु बेटा एक लंबाई का नाप है जो कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। एक देवता, बलिष्ठ देवता भी अगर एक लोह पिंड को ऊपर से नीचे की तरफ धकेले, 6 महीने में वह लोह पिंड जितनी दूर की दूरी तय करेगा, उतने में भी एक रज्जु पूरा नहीं होगा। तो यानी यह 14 रज्जु बहुत विस्तार वाली एरिया है। इसे हम अपने ज्ञान से नहीं जान सकते। इसे जानने के लिए विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। पर एक उदाहरण के तौर पर हम बच्चों को यह बता सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। कोई बलिष्ठ ताकतवर देवता भी अगर बहुत बड़े लोह पिंड को पूरी ताकत से नीचे फेंके, 6 महीने तक वह लोह पिंड चलता रहता है, चलता रहता है। वह जितनी दूरी तय करता है, उतनी दूरी में भी एक रज्जु पूरा नहीं होता। यह एक आप उदाहरण से उनको समझा सकते हैं। तो हमने इसका आकार क्या बताया? नीचे से फैला हुआ और उसके ऊपर धीरे धीरे संकड़ा होता हुआ, जैसे ये दीपक है, दीपक का फैलाव नीचे से ज्यादा और ऊपर से वह थोड़ा संकड़ा हो जाता है। तो ये जो नीचे का पार्ट है उसे अधोलोक कहते हैं, जहां पर कि 7 नरक विद्यमान है। अधोलोक नीचे का लोक, और इस नीचे के लोक में 7 नरक विद्यमान है। 7 नरक के साथ साथ भवनपति देवों का भी निवास स्थान इस अधोलोक में ही आता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक 7 नरक इस अधोलोक में अवस्थित है। और उसके ऊपर, नरक के ऊपर, पहली नरक के ऊपर भवनपति देवों का भी निवास उसके ऊपर आता है। उसमें कितने अंतर है, प्रतर है, यह फिर अलग बात हो गई। उसका विस्तार अभी हम नहीं करेंगे, ना ही बच्चों को बताएंगे। लेकिन नरक कहाँ है? नरक इसके पूरी नीचे है। और जो ये बीच का पार्ट आता है, जहां 2 सिकोरों का ये मध्य स्थान आता है, नीचे का पार्ट 7 रज्जु से कुछ अधिक है। 7 रज्जु से कुछ ज्यादा का नीचे का पार्ट है, जहां नरक है। और जहां ये 2 मिलते हैं, सिकोरे आपस में 2 मिलते हैं, दीपक जहां 2 मिलते हैं, यह जो बीच का पोर्शन है, यह मनुष्य लोक हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य लोक है। और उसके ऊपर जो दीपक ऐसे पड़े हुए हैं, एक सीधा और एक उल्टा, यह ऊर्ध्व लोक है। ऊर्ध्व लोक के अंदर वैमानिक देवों का स्थान है। ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देव निवास करते हैं। उनके स्वर्ग बने हुए हैं, उनके रहने का आवास बने हुए हैं। और मध्य लोक के अंदर गंधर्व देव, ज्योतिष्क देव रहते हैं। और बीच में मनुष्य भी रहते हैं, आदि रहते हैं। तो सबसे पहले हमने यह जाना कि अलोक के बीचों बीच लोक है, जहां 6 द्रव्य हैं। अलोक में केवल एक द्रव्य है, जिसे आकाशास्तिकाय कहते हैं। और लोक में 6 द्रव्य है: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवा। लोक का आकार कैसा है? नीचे एक बड़ा दीपक उल्टा रखा हुआ, उसके ऊपर दीपक छोटा सीधा रखा हुआ, उसके ऊपर एक दीपक वापस ऐसे उल्टा रखा हुआ, नीचे से फैला हुआ, फिर संकड़ा, फिर फैला, फिर संकड़ा। यह लोक का आकार है। लोक की लंबाई कितनी है? लोक की लंबाई 14 रज्जु लोक की लंबाई है, जो कि 7.5 रज्जु से कुछ अधिक अधोलोक की लंबाई है, नीचे लोक की लंबाई है। और 7 रज्जु से कुछ कम ऊर्ध्व लोक की लंबाई है। बीच का जो 1800 योजन की जो जगह है, वह त्रियंच लोक यानी तिरछा लोक जिसे कहते हैं, जिसे मनुष्य लोक भी कहते हैं। यह उसका आकार प्रकार हमने बताया।
अब एक बात और जो हमें विशेष रूप से बच्चों को समझानी है वह यह है कि बेटा ये 14 रज्जु लोक बहुत फैला हुआ है, इसका विस्तार ज्यादा है, नीचे से भी यह 7 रज्जु जितना चौड़ा फैला हुआ है, मध्य से 5 रज्जु जितना चौड़ा फैला हुआ है, लेकिन सारे के अंदर मनुष्य, त्रियंच आदि नहीं रहते, देवता आदि भी नहीं रहते। तो ये सारे त्रस्त जीव कहाँ रहते हैं? त्रस्त जीव रहने के लिए इस लोक के एकदम बीचों बीच एक आकार हम मान ले, एक पाइपलाइन जैसी हम मान ले, जिसे त्रस नाड़ी कहते हैं। आपके इस चित्र में भी वह दिया हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से एक बीच में 2 लाइनें खींची हुई है, आपने अपने चित्र को अच्छे से देखा होगा। इसे त्रस नाड़ी कहते हैं। इस त्रस नाड़ी के अंदर ही केवल त्रस जीवों का निवास होता है, फिर वो चाहे देवता हो, फिर वो चाहे त्रियंच हो, मनुष्य हो अथवा नरक गति के जीव हो, ये सारे के सारे इस त्रस नाड़ी के अंदर पेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव जो त्रस जाति के जीव हैं, वे इस त्रस नाड़ी के अंदर रहते हैं। यह एकदम लोक के बीचों बीच बनी हुई है, और लोक का जो संधि स्थल है, जो ये 2 दीपक का संधि स्थल है, उस संधि स्थल के ऊपर भी यह दूरी जो है 1 रज्जु, 1 रज्जु, तो 1 रज्जु की यह त्रस नाड़ी, जिसके अंदर की त्रस जीव रहते हैं। एक दीपक, दीपक के ऊपर दूसरा दीपक, तो ये 2 दीपक का बीच का स्थान मिल रहा है, स्थान 1 रज्जु का है। 1 रज्जु स्थान में, 1 रज्जु स्थान जो बीच का है, यानी त्रस नाड़ी ऊपर से नीचे तक 1 रज्जु में फैली हुई है, जिसके अंदर की त्रस जीव रहते हैं। अब दूसरा दीपक और तीसरा दीपक, हमने नीचे का दीपक जाना। नीचे का दीपक जो औंधा रखा हुआ है, जिसका नीचे का विस्तार ज्यादा और ऊपर का विस्तार कम है, यह 7 रज्जु को से कुछ अधिक है, 7 रज्जु से कुछ ज्यादा, जिसके अंदर की नारकीय जीव रहते हैं। 7 नरक एक के ऊपर एक, एक के बाद एक आती है, और उसके बाद जो दूसरा दीपक और तीसरा दीपक है, उसका आकार कुछ इस तरह बनता है, नीचे से संकड़ा, फिर चौड़ा, फिर वापस संकड़ा होता जाएगा और 1 रज्जु जितना रह जाएगा। इनका आकार 7 रज्जु से कुछ कम है, इनकी जो हाइट है वह 7 रज्जु से कुछ कम है। और जो दो का संधि स्थल है, जैसे नीचे का जो दीपक था उसका फैलाव 7 रज्जु था, लेकिन बीच वाले जो दीपक हैं उनका जो फैलाव है वह 5 रज्जु है, 7 रज्जु नहीं है। वह थोड़ा संकड़ा है, जहां देवगति के जीव रहते हैं, जहां वैमानिक जाति के जीव रहते हैं, या जिसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं स्वर्ग लोक। तो ये वैमानिक गति के जो देव हैं, वे स्वर्ग लोक में जहां निवास करते हैं, उसे ही हम स्वर्ग लोक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में वही होता है। तो और ऊपर जाते जाते पुनः वह ऐसे तिरछा होता होता ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का यह जो भाग आता है वह फिर 1 रज्जु हो जाता है। यह ऊपर का 1 रज्जु और मध्य का 1 रज्जु, इन दोनों के नाप की पूरी एक नाड़ी बनी हुई है, जिसे त्रस नाड़ी कहते हैं। ये त्रस नाड़ी कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कमरे के बीचों बीच एक कोई पिलर को खड़ा कर दिया गया, एक पिलर जैसे इसके बीच में खड़ा हुआ, वैसे ही लोक के एकदम मध्य एक पिलर जैसा खड़ा हुआ है। 1 रज्जु लंबी उसकी चौड़ाई है और 14 रज्जु लंबाई है। यह एक पिलर है जिसके अंदर त्रस जीव रहते हैं, जिसे त्रस नाड़ी कहते हैं। त्रस नाड़ी में केवल त्रस जीव रहे यह जरूरी नहीं होता, वहां स्थावर जीव भी रहते हैं, लेकिन त्रस नाड़ी के बाहर कोई भी स्थावर जीव नहीं रहता, त्रस जीव नहीं रहता। त्रस नाड़ी के बाहर केवल और केवल स्थावर जीव ही रहते हैं। त्रस नाड़ी के अंदर त्रस जीव और त्रस नाड़ी के बाहर स्थावर जीव रहते हैं। त्रस नाड़ी में त्रस और स्थावर दोनों जीव रहते हैं।
उदर नाड़ी के बाहर केवल और केवल स्थावर जीव रहते। ऊंचा लोक जिसमें वैमानिक देव है, जिसमें ज्योतिष देव है। बीच में हम लोग रह रहे हैं, जैसे मनुष्य और ये भी उनके साथ है। हम जहाँ रह रहे हैं, वर्तमान में जहाँ हम हैं, उसके नीचे व्यंतर देवों के निवास में है। व्यंतर देवों के निवास के नीचे आवाज फिर से आंटी जी फिर से आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। तो बहुत अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आंटी जी। अभी वर्तमान में हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, उसके नीचे अभी भी नहीं आ रही। कई बहनों को अभी भी लग रहा है नहीं कि आंटी जी आप आवाज नहीं आ कंटिन्यू करिए, आ जाएगी। आप कंटिन्यू करिए। रही। इस पृथ्वी के नीचे व्यंतर देवों के बारे में लेकिन भवनपति देवों का जहाँ निवास शुरू होता है, वहां अधोलोक भी शुरू हो जाता है। व्यंतर व्यंतर देवों का जहाँ निवास है। आवाज के क्या हो गया? मैं मेरा वीडियो बंद कर दूं नहीं बेटा? आंटी जी अभी अभी सही आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। नहीं, कई कई लोग हाथ हिला रहे हैं जिनके समाई है, लेकिन हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, मेरा वीडियो ऑफ करने के बाद तो अभी आएगी शायद आवाज। हाँ अभी आ रही है एकदम क्लियर। हाँ, तो इस रूप में अधोलोक अधोलोक में नरक और भवनपति देवों का निवास स्थान है। फिर मध्यलोक में जहां हम रह रहे हैं, उसके नीचे भवनपति देव है। और हम जहां रहते हैं उसके ऊपर ज्योतिष देव हैं, जो 5 हैं: चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे। ये हमारे ऊपर जहां हम रह रहे हैं उसके ऊपर है। और उनके ऊपर ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाता है, जहां वैमानिक देवों का निवास है, जहां वैमानिक देव रहते हैं। तो यह लोक के बारे में हमने कुछ बातें जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। लोक के एकदम ऊर्ध्व भाग में, एकदम ऊपर, सिद्ध भगवान यानी सिद्ध आत्माएं अवस्थित रहती है। क्योंकि सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माएं, जब नीचे से कोई जीव सिद्ध होता है तो वह एकदम ऋजु गति करके ऊपर जाता है। और ऊपर जहां तक उसे धर्मास्तिकाय का सहयोग प्राप्त होता है गति के अंदर, वहां तक गति करता है और लोक के अंत में जाकर अवस्थित हो जाता है। तो कुल मिलाकर सिद्ध भगवान भी इस 14 रज्जु लोक में ही समाहित हो जाते हैं, उसके बाहर सिद्ध भी नहीं। तो इस अगर पहले लेसन के संबंध में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो एक बार भाई जिज्ञासा ले ले पहले, फिर दूसरा यूनिट शुरू कर दूं। हाँ आंटी जी ले सकते हैं। अगर किसी के दिल में जिज्ञासा हो तो पहले एक बार जिज्ञासा समाधान का क्रम रखें। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अगर किसी की जिज्ञासा हो तो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। प्रतीक्षा जी। हेलो। आवाज हाँ पूछिए आप। आवाज आ रही है आंटी? हाँ हाँ आ रही है। आ- आंटी वो एक्चुअली आप बोल रहे थे, एक रिज्जू का वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तब आवाज कट के, एक बार रिपीट हो सकता है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बताती हूँ। इस 14 रज्जु लंबाई की हाइट में
और 7 रज्जु चौड़ाई जो अपना लोक है, उसके बीच में 2 दीपक का जो मध्य भाग है, जहां 1 रज्जु चौड़ाई रहती है और ऊपर भी 1 रज्जु चौड़ाई रहती है। इस एक हाँ रज्जु के एवज में हम अगर एक पिलर खड़ा कर दें बीचों बीच, एक रज्जु का एक पिलर, मानो एक कमरे में एक पिलर बना दिया बीचों बीच, वैसे इस लोक के बिल्कुल मध्य एक पिलर बना हुआ है। पिलर बना हुआ नहीं है, लेकिन हम ऐसा माने कि यह त्रस नाड़ी माने है, जिसके अंदर त्रस जीव रहते हैं और स्थावर जीव भी रहते हैं। लेकिन इस त्रस नाड़ी के बाहर स्थावर जीव नहीं, त्रस जीव नहीं रहते, मिच्छा में दुख त्रस जीव नहीं रहते, मात्र और मात्र स्थावर जीव ही रहते हैं। तो यह त्रस नाड़ी 1 रज्जु चौड़ी और 14 रज्जु लंबी होती है, जिसमें अच्छा त्रस और स्थावर दोनों जीव मिलते हैं। खास करके त्रस नाड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि त्रस जीव मात्र उतनी दूरी में ही रहते हैं, उसके बाहर तो आगे केवल कहीं नहीं रहते। त्रस जीव है नहीं, तो इसके ओके लिए इसे त्रस नाड़ी कहा गया। नहीं, वो रज्जू आपने वो बोला ना, वो एक मेजरमेंट जैसे है क्या? रज्जु एक मेजरमेंट है, जैसे आप ऐसे कहते हो ना 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हाँ हाँ। 1 मीटर, 1 फुट, 1 इंच, वैसे ही जैन हाँ धर्म में रज्जु एक नाप है। यह नाप खूब बड़ा है। अब बच्चे पूछेंगे भाई अच्छा एक रज्जु क्या, तो एक रज्जु को हाँ। समझाने के लिए हमारे पास कोई किलोमीटर मीटर ऐसे तो कुछ नाप है नहीं, हम बच्चों को हम्म कैसे समझाएंगे। तो आपको यह हम्म समझाना है कि हम एक कोई बहुत ताकतवर देवता अगर कोई बहुत बड़े लोह पिंड को उठाकर ऊपर से हम्म, नीचे 6 महीने में हम्म, जितनी दूरी में वह लोह पिंड की यात्रा करके दूरी तय करता है, उतनी हम्म। दूरी में एक रज्जु भी पूरा नहीं होता। तो अच्छा, आप मतलब वो ऐसा बच्चों को समझाना कि बहुत विशाल है, उसका माप बहुत हम कर नहीं सकते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल यही समझाना है कि यह रज्जु बहुत बड़ा है। ओके ठीक है, अभी समझ में आ गया। सुमति जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ भाई। ये जो आपने ऊपर का जो अधोलोक का जो समझा रहे थे ना, उसमें वैमानिक और वो जो देव हैं उनका कैसे समझाया, ये समझ में नहीं आया। भाई ऊपर का जो ऊर्ध्वलोक 5 है ना, रज्जु, हाँ, अधोलोक ऊर्ध्व तो लोक नीचे, में। हाँ, अधोलोक तो नीचे है। ऊर्ध्व लोक का ऊर्ध्वलोक 5 रज्जु। ऊर्ध्वलोक के अंदर वैमानिक देवों के स्थान बने हुए हैं। 12, हम वैमानिक देवों के नहीं बोलते, 12 वैमानिक देव, 12 वैमानिक देव देव। और 9 ग्रेवयक और 5 यस। अनुत्तर विमान, ये सारे के हाँ। सारे 12 देवलोक, 9 ग्रेवयक, 5 अनुत्तर विमान, ये सारे के सारे ऊर्ध्व लोक में अवस्थित है, पूरे के पूरे अच्छा। ऊर्ध्व लोक में। तो हम यह कह सकते हैं वैमानिक देवों का स्थान ऊर्ध्व लोक। इसमें पतर और ये सब का इतना डिटेल नहीं करना है ना, पतर और ये सब। तो ऐसा है कि बच्चों के लिए भी यह बात बहुत नई है। हाँ, आप हम लोग लोग के लिए जितने भी नहीं जाने है। समझो वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को अगर सबसे पहले ही हम इतना गहरा अगर समझाने लगेंगे तो शायद बच्चों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चों के मन में जिज्ञासा हो तो आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी रहे तो आप उसको समाधान कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं थोड़े थोड़े कुछ अंशों में, जहां तक बच्चों को समझ आए, बहुत गहराई में लेकर नहीं जाना। ठीक है, थैंक यू आंटी। अनुपम जी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने ये लोक के बारे में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो अब इसमें बच्चों को कैसे समझाएंगे कि ये लोक कहाँ है, क्योंकि बच्चे तो सोलर सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी। तो वो जब सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं तो उसमें इस लोक को उनको कैसे, वो तो क्वेश्चंस करेंगे ना, कहाँ ये लोक एग्जिस्ट होता है, ये जो आप आंटी पढ़ा रहे हो ये क्या है, तो कैसे समझाएं उनको। भाई आपको इसीलिए यह दिया गया, इसके अंदर यूनिट दिया गया कि बच्चे जब साइंस के अंदर सारी बातें पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत जैन बातों का, जेनोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। हम बच्चों को ऐसा समझाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो ज्ञान हमारा लिमिटेड है,
क्योंकि हम इंद्रियों से हमेशा लिमिटेड ज्ञान ही कर सकते हैं, पूरा कुछ नहीं देख सकते। साइंस ने जितना अब तक जाना, जितना सीखा, बहुत सी बातें ऐसी है जो अभी भी साइंस जिनकी खोज कर रहा है उन्हें मालूम नहीं है। खोज करने के बाद वो बातें भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। वैसे ही अभी तक साइंस वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक कि केवली पहुंच चुके थे। तो ये जो पूरा लोक है, हम जहां बैठे हैं, जहां सोलार सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां विदेशों की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें इस 14 रज्जु लोक में ही घटित हो रही है, इसके बाहर ही घटित नहीं हो रही। और ये 14 रज्जु का विस्तार, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, बहुत विस्तृत है। इतना विस्तार कि अभी तक साइंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाया बच्चों, क्योंकि साइंस के पास भी मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। जो चीज केवली जानते हैं वो मति ज्ञान वाला नहीं जान सकता। तो हमें जानने का आधार श्रुत मिला है। तो हमें ये पढ़कर समझना चाहिए कि हमारा लोक इतना बड़ा विस्तार में फैला हुआ है, जिसके किसी एक भाग में हम रहते हैं। और कौन से भाग में हम रहते हैं, ये आपका अगला लेसन है, ढाई द्वीप। तो ढाई द्वीप जब आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये 14 रज्जु लोक में हम जहां रहते हैं वो तो समुद्र में एक सुई टिके उतनी जगह भी नहीं है। नीतू जी तो आप इतना है वो, तो फिर क्या होता है कि हमें समझाना ये है कि साइंस को प्रूव करते समय लगेगा, लेकिन भगवान ने स्वयं देखा है, जाना है, समझा है, तो उसे हमें मानना है और उसको मानकर ही हमें आगे बढ़ना। जय जिनेन्द्र। हाँ भाई। अ, अब मेरा बच्चे क्वेश्चन मैं ये करती हूँ था एक। कि जैसे हमने लोक को तीन विभाग किए, अधो, मध्य और ऊर्ध्व। ऊर्ध्व में तो वैमानिक देव हैं, वो क्लियर है। अधोलोक में नरक देव, नरक के और भवनपति देवता, ये भी क्लियर है। लेकिन अधोलोक में एक लाइन आई हुई है, एक छोटे से स्थान में मनुष्य और तिर्यंच है। और जो बीच का मध्य लोक है उसमें उसको भी पार्ट में डिवाइड करें तो ऊपरी भाग में ज्योतिष्क देव है, निम्न भाग में व्यंतर देव है, और मनुष्य और तिर्यंच भी है। तो यदि बच्चे क्वेश्चन करें कि मनुष्य और तिर्यंच कौन कौन से लोक में हैं, तो हम उनको मध्य लोक और अधोलोक बता सकते हैं। या अधोलोक में जो ये लाइन है ये क्लियर नहीं हो रही कि एक छोटे से स्थान में मनुष्य और तिर्यंच है, यानी अधोलोक में भी चारों हो गए, देवता, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। और बहुत मध्य लोक में हो गए देवता, मनुष्य और तिर्यंच, और ऊपर हो गए खाली देवता। बहुत अच्छी आरती जी, आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है। एक्चुअली बच्चों को यह समाहित करना भी जरूरी है और हमारी जानकारी में भी रहना बहुत जरूरी है। सभी प्रशिक्षकों के भी ये जानकारी में रहे कि महाविद्य क्षेत्र की एक विजया अधोलोक तक गई, और वह विजया में मनुष्य भी है और त्रियंच भी है। तो इसी वजह से अधोलोक के अंदर मनुष्य, त्रियंच दोनों को लिया गया है, क्योंकि अधोलोक में जो महाविद्य क्षेत्र की जो एक विजया है वह अधोलोक तक गई हुई है। नीचे ऐसे ढलान नहीं होती, जैसे ढलती यस। हुई, तो एक नीचे ढलान तक नीचे उतरती उतरती गई है। तो वह नीचे इतनी नीचे उतर गई कि वहां अधोलोक शुरू हो जाता है। एक एक विजया अधोलोक तक पहुंच जाती है, और वहां मनुष्य भी रहते हैं और त्रियंच भी रहते हैं। तो इस अपेक्षा से हम यह कहते हैं कि अधोलोक के कुछ भाग में, क्योंकि बहुत कम एरिया हो गई, वो एक ही विजया गई है, तो फिर भी गई तो है, अधोलोक में गई तो है, इसलिए मनुष्य वहां रह सकते हैं। तो अधोलोक में भी मनुष्य और त्रियंच भी रहते हैं, लेकिन मुख्यतया अधोलोक में नरक और भवनपति देवों का निवास ही। बहुत सही ओके, प्रश्न क्लियर। किया आप आरती जी, क्योंकि यह जानकारी सभी को होनी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसमें लाइन दी हुई है ना कि अधोलोक में एक छोटे से स्थान में मनुष्य, तिर्यंच है, तो वो छोटा सा स्थान कैसे एक्सप्लेन करें, उसके लिए था। यह थोड़ा और आप पढ़ेंगे ना, जब अढ़ाई द्वीप के बारे में और के बारे में जब हम उनको पढ़ेंगे तो और हमारे क्लियर हो जाएगा कि
ये पूरा लोक किस प्रकार भाई, ये लोक के अंदर हम लोग ये भरत क्षेत्र, एर भरत, महाविदेव, ये सारी बातें आती है ना, हम लोग पढ़ते हैं तब। और महाविदेव में जो विजयाओं का स्थान है, विजय बनी हुई है एक अलग 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 अलग, तो उनकी हाँ एक ऐसे ढाल है नीचे तरफ गई हुई है, तो वह नीचे जाते जाते अधोलोक तक एक विजया पहुंच चुकी, उसकी वजह से। ठीक, ओके। मुक्ता जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, जय जैन आंटी। हाँ हाँ, जी जी। आंटी इसमें जैसे जो दीपक एक उल्टा रखा था उसके ऊपर दूसरा सीधा रखा था, तो जो बीच का जो पार्ट होता है उसका वो एक रज्जु आपने बताया। हाँ भाई, हाँ, तो उसके आगे जैसे बुक में मध्य लोक 1800 योजन किस अपेक्षा से दिया है? भाई ये तो उसका आकार है, 1800 योजन तो जो बीच का, जहां एक उल्टा और दूसरा उसके ऊपर सीधा, तो ये उल्टा और सीधा जो है, ये जो दूरी है, ये एक रज्जु है, ये एक रज्जु मध्य लोक की लंबाई है, जो 1800 योजन लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई। चौड़ाई हो गई क्या उसकी मध्य लोक की 1800 योजन? एक रज्जु भाई, एक रज्जु चौड़ाई, और 1800 चौड़ाई योजन? एक रज्जु और लंबाई 1800 योजन। उसके ऊपर अच्छा। फिर 7 रज्जु से कुछ कम ऊर्ध्वलोक, हाँ 14, टोटल 14 रज्जु है ना, टोटल हाँ 14 हाँ। रज्जु लंबा है, उसमें 7 रज्जु से कुछ ज्यादा अधोलोक, 1800 योजन मध्य लोक, 7 रज्जु हम्म। से कुछ ऊर्ध्वलोक, कुल मिलाकर 14 रज्जु। ठीक। हम्म। जय जिनेन्द्र भाई। भाई मैं ये हाँ, कह रही हूँ, महाविद्या क्षेत्र की तो 2 विजय नीचे गई है ना, 24 और 25। सलीलावती और बपरा 2 विजय नीचे गई है, अधोलोक में 2 विजय गई है भाई। तो विजया नीचे, हाँ भाई वो विजया नीचे गई है ना, उसी की वजह से वहां हाँ पर 2 विजय, मनुष्य को लिया हाँ गया है, तो मनुष्य 2 दिए विजय नीचे गई है, 24 नंबर और 25 नंबर। 25 जो नंबर। हाँ 1800 यजन है, ये 900 ऊपर गया, 900 नीचे गया, इस अपेक्षा से 1800 यजन लिया गया। मध्य लोक 1800 योजन है। हाँ मध्य लोक 1800 योजन है, एक रज्जु तो उनकी चौड़ाई हो गई, 900 योजन ऊपर गया है समतल भूमि से, 900 योजन समतल भूमि से नीचे गया है, इस अपेक्षा से 1800 योजन लिया गया है। बिल्कुल सर। जय जिनेन्द्र भाई, बीच में मैं थोड़ा सा बोल गई। जय जिनेन्द्र। ना ना, अच्छी बात है भाई, एकदम सही है। हम्म, हम जिस भूमि पर रह रहे हैं ना, उससे 900 योजन ऊपर और इससे हाँ 900 योजन नीचे, ये टोटल 1800 योजन। नीचे की तरफ व्यंतर देव है और ऊपर की तरफ ज्योतिष्क देव है, ज्योतिष और बीच, ज्योतिष। हाँ, मनुष्य और त्रियंश बीच में। आशा जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र। सॉरी, मैं भी यही बोल रही थी कि महाविद्य जो जम्बू द्वीप का जो महाविद्य क्षेत्र है ना, पश्चिम दिशा की 2 विजय 1000 योजन नीचे गई हुई है, वहां से 900 योजन मध्य लोक में आती है। और ठीक है, वो हो गया भाई। हाँ ठीक है, वो क्लियर हो गया। हाँ हाँ ठीक हाँ है, वो क्लियर हो गया ना। ठीक है, आगे का कुछ, बस और इतनी ही है आंटी जी। तो दूसरा ले लें अपन। हाँ अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है अढ़ाई द्वीप। दूसरा यूनिट आपका है अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप को लेने का मुख्य रीजन ये था कि मनुष्य लोग कितना है, मनुष्य कहाँ रहते हैं, वह जानना हमारे लिए जरूरी है। हमने यह जाना कि 14 रज्जु लोक है, 14 रज्जु बहुत विस्तार में फैला हुआ है, लेकिन इतने बड़े के अंदर मनुष्य नहीं रहते। मनुष्य रहने का स्थान बहुत छोटा है। कई बार हम लोग ऐसा सुनते भी हैं, मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है। मनुष्य बहुत दुर्लभ क्यों है? उसका एक कारण यह भी है कि इतने बड़े लोक के अंदर मनुष्य को रहने का स्थान बहुत कम है, और इतने छोटे स्थान में मनुष्य कितने होंगे?
बाकी जितना फैलाव है त्रियंच गति का, देव गति का या नरक गति का, उनके सामने मनुष्य तो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो मनुष्य जहां रहते हैं वो ढाई द्वीप। अब ढाई द्वीप क्या है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लोक के बारे में जाना, लोक के अंदर जो 1800 योजन हमारा मध्य लोक, इस 1800 योजन लंबाई में जो चौड़ाई है वो एक रज्जु है। एक रज्जु चौड़ाई फैलाव है और 1800 योजन की हाइट है। जैसा कि अभी बताया गया था, ऊपर की तरफ ज्योतिष देव है, नीचे इसके आंटी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई ये मेरी आवाज क्यों ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं हाँ अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है। तो ये जो 1800 योजन की बात हमने की थी, 1800 योजन में इस समतल भूभाग के ऊपर की तरफ 900 योजन और नीचे की तरफ 900 योजन, बीच का ये समतल भूभाग है। ये समतल भूभाग इस प्रकार बना हुआ है कि तो वीडियो शुरू नहीं कर सकती है। हाँ हो गया आंटी। हाँ, यह पहले सबसे बीच में द्वीप है, उससे डबल समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। ये जो मध्य का जो समतल भूभाग है वह इस तरह लगातार द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र ऐसे करते करते फैला हुआ है, विस्तीर्ण एक रज्जु में फैला हुआ है। तो यहाँ असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्रों का ऐसा फैलाव है। सबसे बीच में जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। उसके बाद जो द्वीप समुद्र है लवण समुद्र, उसके बाद दातकी खंड, उसके बाद कालोधदी और उसके बाद अर्ध पुष्कर यानी पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप में भी पूरे में मनुष्य जाति के जीव नहीं रहते। आधे पुष्कर द्वीप के बीच में मानुसोतर पर्वत बना हुआ है, जिसके कारण मानुसोतर पर्वत के अंदर की तरफ तो मनुष्य रह सकते हैं, लेकिन पर्वत के बाहर की तरफ मनुष्य नहीं रह सकते। यह जो अढ़ाई द्वीप जो उल्लेख आता है, यहाँ केवल मनुष्य रहते हैं। उसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र फैले हुए हैं, लेकिन वहां मनुष्य नहीं रहते, वहां त्रियंच गति के जीव रहते हैं। तो अढ़ाई द्वीप के बारे में भी बताना बच्चों को बहुत जरूरी था, क्योंकि यह जिज्ञासा हो सकती है हम जहाँ रहते हैं वह क्या है, भरत क्या है, एर भरत क्या है। कई बार बच्चे सुनते तो है शब्द लेकिन जानकारी नहीं होती। तो बच्चों को यह जानकारी हो कि हम जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे कैसा वो कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उन सब के बारे में बताने के लिए ही ये दोनों लेसन हमारे लिए गए हैं। तो ये जो ढाई द्वीप इतने बड़े फैलाव में, असंख्य द्वीप समुद्रों के फैलाव में, ये जो ढाई द्वीप है केवल उतनी छोटी जगह में ही मनुष्य जाति के जीव रहते हैं। बाकी सारे में त्रियंच जीव रहते हैं। जो समुद्र और द्वीप बने हुए हैं उनमें त्रियंच गति के जीवों का निवास है, लेकिन मनुष्य गति के जीवों का निवास वहां पर नहीं है। मनुष्य गति के जीवों का निवास केवल ढाई द्वीप में है, जिसमें पहला है जम्बू द्वीप, उसके बाद समुद्र है लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, फिर उसके बाद एक समुद्र बना हुआ है कालोददी, और उसके बाद पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के आधी दूरी में एक मानुसोतर पर्वत बना हुआ है। यह मानुसोतर पर्वत
तो अंदर की तरफ मनुष्य रहते हैं, बाहर मनुष्य नहीं रहते। तो यह अर्ध पुष्कर हो जाता है, आधा पुष्कर, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है। बीच में जम्बूद्वीप, उसके बाद दादकी खंड और उसके बाद अर्ध पुष्कर। ये 2.5 द्वीप जिनमें मात्र और मात्र मनुष्य गति के जीव रहते हैं। इनमें 5 भरत, 5 एर भरत और 5 महाविद्य क्षेत्र हैं। और ये कर्म भूमि कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म अधर्म का आचरण होता है, तीर्थंकर साधु आदि बनते हैं। तो इन्हें कर्म भूमि कहते हैं। हम धर्म भी कर सकते हैं, धर्म की प्रवृत्ति होती है। ये 5 ही महाव्रत, 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविद्य किस प्रकार है, उन्हें भी थोड़ा आप समझ लें। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, सबसे बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के अंदर एक भरत, एक एरावत और एक महाविद्य क्षेत्र है। एक तरफ भरत है, उसके एकदम ऑपोजिट साइड में एरावत है और बीच के अंदर महाविद्य क्षेत्र है। लेकिन जो दादकी खंड और अर्ध पुष्कर है, वहां पर यह रचना डबल डबल आ जाती है। यानी वहां दो भरत, दो एरावत और दो महाविद्य। तो ऐसे दादकी खंड में 2 भरत और 2 ही महाविद्य। अर्ध पुष्कर में भी 2 भरत, 2 एरावत और 2 महाविद्य। तो कुल मिलाकर 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र हो गए, जिन्हें कि हम कर्म भूमि कहते हैं, जहां धर्म कर्म आदि की प्रवृत्ति होती है। हम जिस स्थान पर रहते हैं, वर्तमान में हम जिस स्थान पर रहते हैं, वह जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है। तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर वर्तमान समय में हम रह रहे हैं। भारत के भी किसी एक देश में रहते हैं, पूरा भरत क्षेत्र भी हम लोग देख पाए यह जरूरी नहीं है। उसके भी किसी एक भाग में हम लोग रहते हैं। अब हम यह देखें कि यह हमारा पूरा जो 2.5 द्वीप है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसे जानने का प्रयास करें कि मनुष्य लोक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसे पूरा हम समझने का प्रयास करें। तो जम्बू द्वीप के सबसे मध्य में मेरू पर्वत विद्यमान है और जम्बू द्वीप की पूरी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1 लाख योजन की इसकी लंबाई है। इसकी जो ये वृत्त अगर हम नापे, चौड़ाई अगर हम नापे, तो 1 लाख योजन की इसकी चौड़ाई है। नीचे जमीन, जैसे एक प्लेट है, प्लेट की हम ये नापेंगे, उसकी चौड़ाई नापेंगे, तो वैसे ही ये प्लेट, एक आकार में प्लेट समझ लो जम्बू द्वीप है, उसकी चौड़ाई नापे तो 1 लाख योजन की होती है। और यह प्राकृतिक है कि जितना द्वीप है उससे डबल समुद्र होता है, और जितना समुद्र है उससे डबल फिर द्वीप होता है, फिर जितना द्वीप है उससे डबल समुद्र, और जितना समुद्र है उससे डबल द्वीप होता है। तो सबसे छोटे में छोटा यह जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप का जो लंबाई है, चौड़ाई है, वह 1 लाख योजन है। और यह एक थाली के आकार का है, प्लेट के आकार का है, जो कि यहाँ फैला हुआ है। उसके बाद जो दादकी खंड है, उसके बाद लवण समुद्र, जो लवण समुद्र इसके चारों ओर फैला हुआ है, वह 2 लाख योजन इधर और 2 लाख योजन इधर, दोनों तरफ, यानी वह 2 लाख योजन है। तो हमें तो टोटल लंबाई नापनी है, तो 2 लाख योजन इधर और 2 लाख योजन इधर हो गया। उसके बाद दादकी खंड चारों तरफ फैला हुआ है, तो दादकी खंड की चौड़ाई कितनी हो गई? 4 लाख योजन की हो गई। उसके बाद कालोदधी समुद्र है, तो कालोदधी समुद्र उससे डबल है, तो 8 लाख योजन की उसकी चौड़ाई हो गई। उसके बाद पुष्कर द्वीप है, तो पुष्कर द्वीप की चौड़ाई कितनी हुई? 16 लाख योजन की हो गई। लेकिन चूंकि पुष्कर द्वीप में आधे में ही मनुष्य रहते हैं, आधे में नहीं रहते, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत बना हुआ है, उसके उधर की तरफ, बाहर की तरफ मनुष्य नहीं रहते। तो आधा अगर हम करें तो 8 लाख योजन की घेरे में मनुष्य रहते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अगर इसकी लंबाई को हम लोग नापें, तो 1 लाख का जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के दोनों तरफ 2-2 लाख हम जोड़ लें, लवण समुद्र, उसके बाद
धात की खंड 4 लाख योजन इधर, 4 लाख योजन इधर, कुल मिलाकर 8 लाख योजन। उसके बाद कालोधतीय समुद्र 8 लाख योजन, 4 इधर और 4 इधर। उसके बाद अर्ध पुष्कर उससे डबल हो गया। तो सबसे पहले 1 लाख, 1 लाख के दोनों तरफ लवण समुद्र 2-2 लाख, कुल मिलाकर 5 हो गए। लवण समुद्र के बाद धात की खंड 4-4 मिलाए, तो 4 और 4 8 और 5 13। उसके बाद कालोदती 8 और 8 16, 13 और 16 29। और उसके बाद अर्ध पुष्कर 8 और 8 16, तो 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 और 4 44, और 44 और 1 45। कुल मिलाकर अगर हम इसकी चौड़ाई नापें मनुष्य लोक की, तो 45 लाख योजन की चौड़ाई में यह मनुष्य लोक फैला हुआ है। कुल मिलाकर 45 लाख योजन चौड़ा यह मनुष्य लोक है। इस 45 लाख योजन की चौड़ाई के जितनी दूर में ही ऊपर सिद्ध लोक भी है, जहां मनुष्य लोक से देव जब मनुष्य जब सिद्ध होते हैं तो वह ऊपर पहुंचते हैं। तो ऊपर सिद्ध की भी जो फैलाव है वह मात्र और मात्र 45 लाख योजन ही है। तो इस प्रकार यह 2.5 द्वीप मनुष्यों का निवास है। इसे मनुष्य लोक भी कहते हैं, मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं। वर्तमान में हम जहां रहते हैं वह भरत क्षेत्र है। भरत के जैसी की जैसी भूमि और यहाँ की जो प्रकृति है वैसी की वैसी प्रकृति एरावत क्षेत्र में है। महाविद्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर समय प्रति समय तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, साधु भगवंत विराजमान रहते हैं। वहां के मौसम में कोई बदलाव नहीं होता। हम लोगों ने यहाँ सुना है 24 तीर्थंकर भगवान हुए। भगवान ऋषभ से पहले यहाँ योगलिक युग था, उसके बाद भगवान ऋषभ हुए, योगलिक परंपराओं का विनाश हुआ। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां प्रति समय तीर्थंकर भगवान विद्यमान रहते हैं। वातावरण एक जैसा रहता है, प्रकृति एक जैसी रहती है, वहां कोई बदलाव नहीं आता प्रकृति में। लेकिन भरत और एर भरत ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक उत्सर्पणी हो उसमें 24 तीर्थंकर, एक अवसर्पणी हो तो भी 24 तीर्थंकर। और वहां मौसम में परिवर्तन आता है, आरे बदलते हैं, आरों के साथ मौसम भी बदलता है। तो ये सारे परिवर्तन का जो भाग है वह भरत और एर भरत क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर 5 भरत, 5 एरावत और 5 ही महाविद्य क्षेत्र कर्म भूमि क्षेत्र हैं, जहां मनुष्य धर्म की करनी आदि करके अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। अब इसके बारे में अगर आपके कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो हम प्रश्न ले सकते। जयश्री जी जिज्ञासा ही ले लें अपन। जयश्री भाई। आंटी जी। निकिता जी आप अपना म्यूट करिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी, एक क्वेश्चन है कि जो भरत क्षेत्र है वो जम्बू द्वीप के नीचे के हिस्से में है, तो एरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र कहाँ है? एरावत ऊपर पार्ट है और बीच का पूरा महाविद्य है। बिल्कुल आपका ये इसमें का देखो ये द्वीप का नक्शा है कि एक तरफ भरत, एक तरफ एरावत, और ये जो बीच का भाग है वह पूरा महाविद्य क्षेत्र है। अच्छा, ओके। एंड जो योजन है, हम बच्चों को योजन कैसे एक्सप्लेन करें? वो पूछेंगे एक मेजरमेंट है बट वो कितना बड़ा है, कैसे? 3 कोस का एक योजन ऐसे आता है उल्लेख, लेकिन वह योजन भी कुछ अलग हो सकता है भाई। आज के हिसाब से कुछ
नाप में फर्क आ सकता है भाई। तो बस वो ऐसे ही तो कह दे कि भाई मेजरमेंट का एक यूनिट है जिससे हम लंबाई नापते हैं। है तो मेजरमेंट ही, एक्चुअली है तो ये मेजरमेंट ही, पर अब क्या है कि एग्जैक्टली उसे बता पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि पहले उस योजन को कितना लेते थे। अभी ऐसा बोलते हैं कि 4 कोस का एक योजन संभवतः, ऐसा कुछ मेजरमेंट निकालते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी हम बच्चों को गलत तो नहीं बताएंगे, हो सकता है उस टाइम जो कोस थे वो अलग होते थे या जो हाँ भी होते। तो हमें यह कहना है कि यह एक मेजरमेंट है, और मैं बाकी और जानकारी करके महाराज से पूछ के आपको और भी क्लियर करने का भाव रखती हूँ। अपने ग्रुप में डाल देंगे, ये जयश्री जी को बोलेंगे, सोनलाल जी भाई साहब को ग्रुप में डाल। ठीक है। फिर तक जो उसमें आंटी जी आपने बहुत अच्छे से समझाया। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ भाई, जय जिनेंद्र। आंटी, क्या हम बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ एक बिंदु है इस लोक में, या जम्बू द्वीप में हमारा अर्थ, हमारा जो अर्थ हम बोलते हैं ना आंटी, हमारा प्लैनेट, वो सिर्फ एक बिंदु है इस जम्बू द्वीप में? भाई जिसको हम अर्थ बोलते हैं वो जम्बू द्वीप ही है। अच्छा। हम जम्बू द्वीप के बाहर तो जा ही नहीं सकते, अभी हमारी इतनी क्षमताएं ही नहीं है। तो हम जहाँ रह रहे हैं वो जम्बू द्वीप ही है। तो जम्बू द्वीप आंटी, में भी वो भरत क्षेत्र में ही है। हम महाविद्या भी नहीं जा पाते, हम एयर भरत भी नहीं जा पाते। तो हम जहाँ रह रहे हैं वो भरत क्षेत्र का पार्ट ही देख पा रहे हैं, भरत क्षेत्र में भी रह रहे हैं। और भरत क्षेत्र भी पूरा हमारे दिन हमारे बस की बात नहीं है। जितना तो फैलाव है वो हमारे बस का नहीं है कि हम उसे देख सकें। पर हम जिसमें रह रहे हैं, जिस पृथ्वी को हम पृथ्वी मान रहे हैं, वह भरत क्षेत्र का ही कोई एक भाग हिस्सा रहा होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो क्या आंटी सभी प्लैनेट जम्बू द्वीप के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर ही है? सभी प्लेनेट तो हम नहीं मान सकते, सभी प्लेनेट तो कैसे मान सकते हैं, लेकिन नहीं, पृथ्वी जिसपे हम रह रहे हैं वह जरूर जम्बू द्वीप के अंदर, भरत नहीं, क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे बोलते साइंटिस्ट आके मार्स में जाते हैं, या जुपिटर में से मार्स में जाके आते हैं, तो वो क्या मार्स भी हम मान सकते हैं कि वो जम्बू द्वीप में है करके? देखो अभी तो ये तो नहीं बोलेंगे कि हम वो सब जम्बू द्वीप के अंदर है, क्योंकि वो जम्बू द्वीप के तो बाहर निकले, ऊपर उड़ के गए। जम्बू द्वीप तो एक समतल भूभाग है, समतल भूभाग हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी को हम मान सकते हैं कि वो भरत क्षेत्र में है, जम्बू द्वीप के अंदर ही है, भरत क्षेत्र के अंतर्गत ही है, ये कह सकते हैं। लेकिन अब द्वीपों में हम जा रहे हैं तो वह क्या है, उनके बारे में तो अभी कहना तो बहुत मुश्किल है भाई। थैंक यू। भाई मंगल ग्रह पे गए, उस पे गए, तो वो तो अभी कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि मंगल ग्रह पे गए तो वो कौन सा द्वीप था, क्या था, वो तो बताना मुश्किल है। वैसे जैन धर्म ये मानता ही है कि ज्योतिष चक्र हमारे ऊपर है, जो 900 योजन योजन हमने ऊपर का लिया, तो ज्योतिष चक्र पूरा ऊपर ही है, ग्रह नक्षत्र तारे, ये जैन धर्म भी मानता ही है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हम सभी मान ही रहे हैं। ओके, अब वो थैंक यू। कौन से पे गए, कहाँ गए, वो अभी प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है, जब आगे की क्योंकि जानकारी बच्चे ना मिले तो। क्योंकि बच्चे वैसे ही रिलेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं आंटी। बिल्कुल पूछते तो हैं, ये बात आपकी सही है, क्योंकि जिज्ञासाएं हमारे से ज्यादा बच्चों में होती है। हमें यही समझाना चाहिए कि भाई जैन धर्म भी मानता है, ग्रह नक्षत्र तारे सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते। जो 900 योजन ऊपर हमने ज्योतिष चक्र माना ही है। अब वो कौन से ग्रह पर गए, कौन से और पर गए, ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। ओके, थैंक यू। ओम रमन। संगीता जी अपना क्वेश्चन। जय जिनेंद्र आंटी जी, आपने बहुत अच्छा करवाया, बहुत बहुत आभार आपका। आंटी जी, अभी एक क्वेश्चन आया था कि योजन किसे कहते हैं, एक योजन 3/4 किलोमीटर का एक कोस होता है, और 4 कोस इज इक्वल टू एक योजन होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर के बराबर एक योजन की कल्पना की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मैंने कहा था 4 योजन का हम मानते हैं।
लेकिन साथ में कहीं कहीं ये लाइन भी पड़ी हुई याद आती है कि वह 4 योजन उस समय ज्यादा कम भी हुआ होगा। तो एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा संभव है, पता नहीं। अप्रोक्सीमेटली फिगर बोल के तत्व दीपिका में आया हुआ है कि हाँ मैं इस तरह का ये मैंने यही बताया। अप्रोक्सीमेटली, मतलब हाँ बच्चों को बताने के लिए इजी हो जाएगा कि लगभग 13 किलोमीटर के आसपास का एक योजन होता है, तो वो कल्पना कर सकते हैं कि किलोमीटर तो जांच कर ही सकते हैं, तो एक कल्पना हो जाएगी कि कितनी बड़ी यूनिट है ये। ठीक है, वैसा कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक कोस के साथ ये भी आता है कि हो सकता है उस समय कोस की मतलब लेंथ कुछ कम ज्यादा रही हो, तो हाँ ये थोड़ा एक अप्रोक्सीमेट प्रमाणित फिगर करने। ऐसा लेते हैं करके। बाकी अच्छा ये सही एक है, आंटी, मैंने सही कहा कि 4 कोस का एक योजन मानते हैं हाँ ऐसा, पर वो हाँ 4 कोस ठीक है, वो भी सही है, ठीक है, गलत नहीं जय है। जिनेन्द्र आंटी जी, जय एक जिनेन्द्र। एक और था आंटी जी, एक एक बात और बोलनी थी। हाँ अभी इसमें बुक में भी ये चीज आया है कि त्रस्त जीव केवल त्रस्त नाड़ी में रहते हैं, पर हमको जहां तक ध्यान है भगवई में हमने ऐसा पढ़ा है कि जो जीव अंतराल गति में जाते हैं, स्थावर जीव है, वो अगर त्रस्त में जन्म संगीता लेंगे। जी मेरी बात सुनिए। हाँ संगीता जी ये केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए लेसन है भाई, ये आपके लिए लेसन नहीं है, और हमें अभी इसमें उलझना भी नहीं है। ये मुझे भी पता है, जो केवली समुद्रघात करते हैं वो भी त्रस्त नाड़ी में हाँ जाते हैं, जो अंतराल गति। हाँ लेकिन हमें इसमें उलझना ही नहीं है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप पुस्तक देखिए ना, 5 साल के बच्चे 5वें भाग में जो बच्चे हैं उन्हें हम क्या समझाएंगे भाई। तो इस लाइन में हम नहीं उलझेंगे, ये मेरा भी पढ़ा हुआ है भगवती में, पर इस लाइन में हमको नहीं उलझना। हमें बच्चों को ये बताना है कि त्रस्त नाड़ी में ही केवल त्रस्त जीव रह सकते हैं। बाकी ठीक है, एक अपेक्षा से त्रस्त नाड़ी के बाहर रहते हैं, ये मुझे भी हाँ जानकारी है। लेकिन हम बच्चों को अपनी बात ही जब बच्चों को समझ में नहीं आएगी तो कैसे समझाएंगे। तो बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों के मूल में उनका निवास स्थान वही है। आप चीज समझो, मूल में निवास स्थान वही है। वहां से कोई जीव मरा, उसने त्रस्त गति का बंधन किया, तो वो वहां से यहाँ आ रहा है तो त्रस्त को जीव माना जाएगा। हाँ लेकिन वहां ये त्रस्त नाड़ी है। हम इसी अपेक्षा से बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने ये बात कही ना कि इसके बाद हमारी जिज्ञासा खूब बढ़ेगी संगीता जी, खूब बढ़ेगी, और बच्चों के दिलों में भी बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो उनका समाधान हमको बहुत हाई लेवल पे भी देना पड़ेगा। तो हमारी जानकारी और अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा, वह बिल्कुल सही बात है। केवली समुद्रघात करते हैं उनके भी पूरे लोक में फैलते हैं, हाँ उस अपेक्षा से भी बिल्कुल सही है, आपका कहना गलत नहीं है। पर ये बुक केवल बच्चों की है ना, तो हमें उतने लेवल पे पढ़ाना है जिस लेवल पे बच्चों के दिमाग में आ सके। बिल्कुल आपका सही है, सही। ओम अरम जय ओम। जिनेन्द्र आंटी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ सर, जय जिनेन्द्र भाई। हाँ, मैं ऐसे बता रही थी कि ये जम्बू द्वीप और इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। जम्बू द्वीप एक योजन यानी 12,000 किलोमीटर का होता है। देखो इसकी जानकारी अब हम हाँ नहीं करेंगे, केवल यही हाँ, बोलेंगे बच्चों को जो समझाना है वो ये है कि ओके ओके ओके। और एक और क्वेश्चन था, पूछूं? जम्बू द्वीप 45 लाख योजन की योजन का है, उसकी क्या खासियत है? हम ये जम्बू जाने द्वीप, की, हाँ, हम ये जाने कि सिद्धशिला भी 45 लाख योजन है, तो मनुष्य क्षेत्र भी 45 लाख योजन और जम्बू द्वीप भी 45 लाख योजन होगा। जम्बू द्वीप नहीं होगा भाई, जम्बू द्वीप मतलब तो एक योजन ही होगा। जम्बू मनुष्य जम्बू द्वीप क्षेत्र जम्बू द्वीप 45 लाख योजन की क्या खासियत है? मतलब वो पूरा ऐसे बताए ना। भाई, जम्बू द्वीप 45 लाख योजन नहीं है, जम्बू नहीं है, द्वीप 1 लाख योजन है। 1 लाख योजन है। मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। लव। वंदना जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। हाँ भाई, अब हम अगर बच्चों को समझा रहे हैं तो स्पेस को हम आलोक मान ले उनको समझाने के लिए, और लोग भाई मतलब नहीं, जो हम रह रहे। भाई मेरी बात सुनो, आप स्पेस को आलोक कैसे मान लोगे? स्पेस को आलोक कैसे मानोगे? मैंने सबसे पहले ये बताया, आलोक में केवल एक ही द्रव्य है, आकाशास्त्रिका है। आकाशास्त्रिका मूर्त है या अमूर्त है? तो
तो स्पेस में तो सूर्य चांद चंद्रमा नक्षत्र तारे सभी आ गए। आप अच्छा। स्पेस तो दूर की बात है, आप देवलोक भी नहीं देख पा रहे हो। आप देवलोक देख पा रहे हो क्या? आप नहीं नारकी देख पा रहे हो क्या? लोग नहीं तो बहुत दूर है भाई हमारे से, जिसको देखना हमारे लिए मुश्किल है। आप मुश्किल है। स्पेस लोक शब्द मत बोल देना, ये हाँ हाँ, लोक इसीलिए है, बल्कि यह तिरछा लोक ही है। तिरछे लोक के बाहर ही आप नहीं देख पा रहे हो। देवलोक कहाँ देख पा रहे हो? नहीं देख रहे। अरे देवलोक है, लेकिन हम कहाँ देख पा रहे हैं भाई? नहीं, हमें कोई भी गलत बात बच्चों को नहीं बतानी। नहीं, इसीलिए क्या डाउट था, इसीलिए पूछा मैंने। है भाई? डाउट था इसीलिए पूछ लिया, अगर हम ऐसे बता दे तो सही होगा क्या उनको? ना ना, बिल्कुल वंदना जी, जो जिज्ञासा हो ना उसे पूछना ही जरूरी होता है। पर हम जितना सही है उतनी जानकारी इतना ही बच्चों को देंगे, उससे एक्स्ट्रा जानकारी बच्चों को नहीं देंगे भाई। जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है ना, उससे हम यह कह सकते हैं ये ज्योतिष क्षेत्र हो सकता है, अच्छा, या मनुष्य धन्यवाद। लोक का क्षेत्र है जो स्पेस हमें दिखाई देता है, ये कह सकते हैं। आलोक नहीं भाई, आलोक नहीं दिखे। हाँ ठीक, कृतज्ञ उसमें। मुक्ता जी आप अपना पूछिए। हाँ, जय श्री आंटी। हाँ आंटी जी मेरा जय। प्रश्न था, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा लोक के स्वरूप में मध्य लोक एक रज्जु का है, हाँ जी मतलब उसकी चौड़ाई एक रज्जु की है, और अभी जैसे अढ़ाई द्वीप है वो 45 लाख योजन है। तो ये एक रज्जु में 45 लाख योजन जो है वो मनुष्य, मतलब अढ़ाई द्वीप क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र मानते हैं हम। बिल्कुल। तो उसके बाद का जो पार्ट है वहां पर क्या मनुष्य नहीं होते हैं? मतलब एक रज्जु के अंदर अंदर ही जो 45 लाख योजन है वहां तो मनुष्य है, बाकी के पार्ट में फिर? बाकी के पार्ट में त्रियंच तो बहुत है, पर मनुष्य अच्छा। वहां नहीं होते। मनु उसके बाद असंख्य द्वीप भी है, असंख्य समुद्र भी फैले हुए हैं, लेकिन वहां पर मनुष्य नहीं होते। सबसे लास्ट जो समुद्र है स्वयंभू रमण, और द्वीप का नाम भी स्वयंभू रमण द्वीप है। ये असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद है। तो ये जो असंख्य समुद्र का फैलाव है ना, उसमें मात्र और मात्र त्रियंच गति के देव होते हैं। अरे त्रियंच मिच्छामि दुक्कडम, त्रियंच गति के जीव होते हैं, मनुष्य नहीं। नहीं। जो जो अर्धपुष्कर द्वीप है उसके बाद भी असंख्य द्वीप समुद्र और हैं, मतलब उनके नाम डिफाइन नहीं किए हैं वैसा? हाँ, असंख्य द्वीप है, असंख्य नाम के द्वीप होते हैं। लास्ट वाले का नाम डिफाइन किया हुआ है स्वयंभू रमण। अच्छा, उसके बीच में तो असंख्य हो सकते हैं, अर्धपुष्कर और स्वयंभू रमण के बीच में असंख्य द्वीप समुद्र हो सकते हैं। हाँ, ठीक है आंटी। असंख्य द्वीप असंख्य समुद्र हैं, हो नहीं सकते हैं। अच्छा, है, हाँ ठीक है, क्योंकि वो लास्ट दे रखा है तो उसके बीच में असंख्य है। हाँ है, के ठीक भी है बीच आंटी। में है। लेकिन इनके त्रियंच गति के जीव है, वो मनुष्य नहीं है। हाँ ठीक है आंटी। तो इसीलिए तो कई बार ऐसे कहते हैं ना, मनुष्य गति दुर्लभ है, मनुष्य बनना ही दुर्लभ है। तो मनुष्य गति को दुर्लभ क्यों माना गया? तो एक रीजन ये है कि ये 14 रज्जु लोक में इतने जीव भरे पड़े हैं, उसमें मनुष्य के रहने का स्थान कितना है? इतना सा। अभी इसमें कितने मनुष्य आएंगे, कितने जीव हैं जो मनुष्य बनेंगे? अगर देखा जाए तो बहुत कम जीवों को मौका मिलता है कि वो मनुष्य बने। तो ऐसा कई बार ऐसे महाराज लोगों से हम सुनते हैं ना कि मनुष्य बहुत दुर्लभ है, तो वो समझ में आती है चीज की वास्तव में दुर्लभता तो है मनुष्य की। इतने लोग मतलब जीवों के बीच में जहाँ जीव खचाखच भरे हुए हैं, अनंत अनंत जीव है, उसमें मनुष्य मात्र इतने से, कितना दुर्लभ है मनुष्य बना अपने आप। ठीक है, आंटी अब इसको संपन्न करो भाई। अभी सारी जिज्ञासाएं कंप्लीट हो गई हैं, और तो किसी? संपन्न कर सकते हैं। हाँ एक बार मैं बस पूछ रही थी, अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है, नहीं तो फिर संपन्न करेंगे। आपके प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ मैं आंटी जी, कि आपने बहुत कम समय में सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर इतनी अच्छे से क्लास ली, सबको पूरा अच्छे से समझाया। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और आभार। एक बार प्रतीक्षा जी बोडाला बडाला कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, 2 जनों का हैंड रेज है। एक बार ले लो भाई। हाँ, जय
आंटी, मेरे को वो आप जो भी बोले ना जात की खंड, वो सब समझ में आया। एक डाउट है कि जो वो आपने कहा कि 5 भरत क्षेत्र है, 5 महाविद्य क्षेत्र है, 5 एरावत है, तो ये सारा कुछ आके जम्बू द्वीप के बीच में वो वही स्थान पे आता है। जम्बू द्वीप थोड़ा में तो सा भाई एक भरत, एक एरावत और एक महाविद्य, ये एक सात, एक आता है। 2 भरत, 2 एरावत और 2 महाविद्य। अर्ध पुष्कर में 2 भरत, 2 एरावत और 2 महाविद्य, कुल मिलाकर 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविद्य। ओके, हाँ ठीक है आंटी, अब समझ गई। जैसे जम्बू द्वीप में रचना है ना, सेम वैसी रचना धात के खंड में दोनों तरफ है, इधर और इधर, वैसी की वैसी दोनों तरफ रचना। अर्ध पुष्कर में एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ है। तो वहां पर 2-2 हो गए और जम्बू द्वीप में 1 हो गया, कुल मिलाकर 5 हो 5 हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू पृथ्वी। मुक्ता। एक और है। हाँ, एक और क्वेश्चन, एक और थी जिज्ञासा आंटी। जैसे बच्चे कभी कभी बीच में ऐसे पूछ लेते हैं कि मैम ये जो एशिया है वो मतलब हम कैसे, मतलब कौन से द्वीप में, एशिया कहाँ है, तो हम उसको इतना बता सकते हैं कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसमें एशिया भी उसका कोई एक पार्ट है और उसी का पार्ट है इंडिया। कि एशिया भी भरत क्षेत्र का ही एक पार्ट है। हाँ, भारत क्षेत्र का ही एक पार्ट है और उसमें भी इंडिया उसका एक पार्ट है, ऐसा। भरत क्षेत्र का ही, एशिया भी भरत क्षेत्र में है, इंडिया भी भरत क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र से बच्चे क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये इतनी सारी कंट्रीज के हम जो नाम सुनते हैं वो सब क्या मतलब इसी के पार्ट हैं कि करके, वो ऐसा। भरत 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 क्षेत्र बहुत विस्तार वाला है भाई। भरत खुद हाँ, अपने आप में बहुत विस्तार वाला है। उसको पूरा जानना भी हमारे अभी एम बस की बात नहीं है। तो जम्बू, क्योंकि जम्बू द्वीप को हम इसके लिए नहीं लेते क्योंकि जम्बू द्वीप बहुत फैला फैला हुआ है। और अगर हम ऐसा माने कि ये जम्बू द्वीप का एक पार्ट है, तो मान लो एशिया तो आप पूरे घूमे हुए हो, तो जम्बू द्वीप में जहाँ महाविदय है वहां तो तीर्थंकर भगवान होते हैं। क्या आपने कभी देखा तीर्थंकर भगवान को? नहीं देखा। तो एक्चुअली हम वहां जा ही नहीं सकते। हम भरत को छोड़कर बाहर जा ही नहीं सकते। भरत की तो अलग बात, भरत के भी 6 खंड है। 6 खंड में जिस खंड में हम है उसके दूसरे खंड में भी हम नहीं जा सकते। तो हम ये कल्पना ही नहीं करें कि आपको ये बताना है कि बेटा जम्बू द्वीप के अंदर ही ये भरत क्षेत्र आता है। और हम अभी जितनी पृथ्वी को जान रहे हैं वो भरत क्षेत्र के अंतर्गत ही आ रही है। हम उससे बाहर नहीं जान पा रहे क्योंकि हमारा ज्ञान लिमिटेड है। केवली तो जानते हैं पर हम नहीं जानते, या फिर कोई विशिष्ट ज्ञान धारक जानते हैं, हम नहीं जानते। ये ज्यादा उचित रहता है कि ये कहना है तो द्वीप के अंदर वो गलत बात नहीं है तो वही बात कि जम्मू द्वीप के अंतर्गत ही आया। लेकिन और भी ज्यादा स्पष्ट होता है तो भरत क्षेत्र के अंदर ही देते हैं। बहुत विशाल है। तो बच्चों को क्या पता चलता है कि भाई इस धरती की विशालता कितनी है। वरना हम तो सोचते हैं ये धरती इतनी सी है, जितना वैज्ञानिकों ने बता दिया बस धरती उतनी है, उसके बाद धरती नहीं है। लेकिन धरती उसके बाद भी है ना? ठीक है। सर जी आप म्यूट हो गए थे, आपको और कुछ बोलना है? सोनू जी सुराना आप अनम्यूट करके पूछिए। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ भाई। जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। आंटी मैं बोल रही हूँ कि जो हम बोल रहे हैं ओशंस भी है, वो ओशंस तो आप जो समुद्र बोल रहे हैं वो नहीं है ना? भाई ये जो ये हाथ के खंड और ये क्या नाम, कालो ददी और लवण समुद्र हम जो मान रहे हैं ना, वो जो हम ओशन मान रहे हैं वो नहीं है। करेक्ट, ठीक है। वो सब वो हमारे ओशन भारत क्षेत्र के अंतर्गत ही आ गए। बिल्कुल ये भारत के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू कृतज्ञ उसमें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया क्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या। सभी बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अब आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, आप लोगों के दिलों में भी जिज्ञासाएं उठी होगी, जिन्हें समाहित करने के लिए आप लोग थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, साधु संतों के पास जाएंगे और इसके बारे में, क्योंकि महाविद्य कैसे बना हुआ है, भरत कैसा है, एर भरत कैसा है, इनके बीच में जो योगलिक क्षेत्र है, हरिवास, रम्यकवास, हेमवय, अरणवय आदि, ये क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ योगलिक रहते हैं, इन सब की जानकारी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से मिल पाएगी और आप अपने आप को सक्षम बनाएंगे, उतना ही आप बच्चों को सिखा सकेंगे, बता सकेंगे। लेकिन एक बात है, आपको इस कोर्स को मेंटेन करना है। इसके ज्यादा अगर आप बताते हो और आपको अगर सही नॉलेज है तो आप थोड़ा बहुत कुछ बच्चों के नॉलेज के हिसाब से जानकारी दें, उससे ज्यादा बच्चों को गहराई में ना ले जाएं, क्योंकि बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, उनको अपने हिसाब से ही हमें समझाना होता है। तो सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद, मंगल भावना, ओमरम कि आप लोग ज्ञानशाला के बच्चों के प्रति इतने अवेयर हैं, आप बच्चों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं और ये भावना आपकी देखकर हमारा भी मन आह्लादित होता है। आप सबके लिए बहुत बड़ा साधुवाद। ओम। आंटी जी, आपको भी मैं सबकी तरफ से, क्योंकि सब म्यूट हैं, तो मैं सभी की तरफ से आपको भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आपने बहुत कम समय में और इतना नेटवर्क इश्यू होने के बाद भी आपने इतने अच्छे से सबको समझाया, बताया। और प्रकोष्ठ के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जैसे जैसे इनकी रिक्वेस्ट आती गई हम लोगों के पास, वैसे वैसे उन्होंने सारी रिक्वेस्ट फुलफिल की हैं। कोई भी रिक्वेस्ट मेरी नॉलेज में छूटी नहीं है, क्योंकि जब भी इन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्लास करने की बारे में बोला तो आप लोगों ने करवाया है, प्रोवाइड करवाया है सब चीज। तो अब मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सबने बहुत अच्छी तैयारी की है और सब बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे और बहुत कुछ नॉलेज भी, पास होने के अलावा बहुत कुछ नॉलेज भी गेन करेंगे। थैंक यू आंटी जी। जय जय।